तो अब हम एथिक्स 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 सुन सुन के थके, पता तुम थके कि थके, मैं बोल बोल के थक गई। इतना एथिक्स, और एथिक्स फॉलो कौन करता है? मतलब अगर तुम जनरली अपने बात करें तो एथिक्स क्या ही चीज़ है तुम बोलो तो, कि क्या चीज़ सोचोगे अगर एथिक्स को सोचोगे कि इतना हम एथिक्स पढ़ करे, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्योंकि जो इसमें बना था एथिक्स इन बायोमेडिकल रिसर्च, हेडिंग तो ये बना दी। अगर तुम सोचो तो एथिक्स क्या है, हमें बचपन से जो दिए जा रहे हैं संस्कार वो क्या है? गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं 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 नहीं, सब नहीं करने का होता है मैक्सिमम। हाँ करने का मतलब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऑलरेडी जो नहीं करना चाहिए उसका ऑपोजिट हो रहा होता है। तो उसमें मुझे ही समझ में आता है एथिक्स में सारा कुछ ना ना बताया जाता है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और फिर उसका ऑलरेडी मोस्टली चीज़ें उसकी ऑपोजिट सी होती हैं, वो करना चाहिए ऐसा। तो मुझे ये मेरी डेफिनेशन है, इनकी नहीं है। एथिक्स में तुम सोचने जाओ तो तुम्हें बताया जाएगा कि क्या क्या नहीं करना, बस। और अगर और उसको अगर कुछ करना है तो करने के थोड़े बहुत स्टेप्स, जैसे कि अपने बोलते थे कि ये देखो स्लाइड है, उसको तुम्हें पता चलेगा कि क्या एक तो इसका स्लाइड दिखने लगी क्या? हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो इंट्रोडक्शन, जनरल सी बात, तुम इंट्रोडक्शन पढ़ो कि भाई वर्ड एथिक्स क्या होता है। इसका मीनिंग जो वर्ड है वो है एथोस, ETHOS। इस वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर एक तरीके से। तो इसको अगर डेफिनेशन बोलोगे तो डेफिनेशन वाइज तो क्या जाता है कि एथिक्स वर्ड को एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, एथोस से, जिसका मतलब था कैरेक्टर। और अगर किसी जनरल वर्ड में बोलोगे तो इसको बोला जाता है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरीके के वर्ड्स इसमें, मतलब इसको उससे रेफर करोगे। जनरल बोलोगे कि रूल्स रेगुलेशंस, राइट्स वगैरह कहाँ बताए जाते हैं, वो होता है एथिक्स सेक्शन। एथिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अगर अपने बायोमेडिकल में सोचें तो बायोमेडिकल में हम जो जो काम कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हो रहा है, एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हो रहा है, या बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च में यूज़ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो क्लिनिकल ट्रायल हमें पता है, एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो कॉलेज में होता है, क्लिनिकल ट्रायल एक फार्मेसी वाली कोई कंपनी भी करती है, तो वहाँ पे एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल वर्ड यूज़ होता है कई जगह कि जो हम कॉलेज में कर रहे हैं MD लेवल पे, उसे एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च कि कहाँ कहाँ, हेल्थ रिसर्च एक जनरल वर्ड है, हेल्थ रिसर्च हेल्थ में सब कुछ ले लेते हैं। और बायोमेडिकल वर्ड मोस्टली जगह क्या होता है कि एलोपैथ्स में यूज हो रहा होता है कि इनको बायोमेडिकल बोला जाता है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरल समझा ये जाता है बायोमेडिकल। हेल्थ रिसर्च अगर वर्ड यूज हो जाता है तो हेल्थ मतलब सारे सिस्टम, इसलिए इसको वर्ड्स को कई बार अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या होता है जनरल, इसकी बात एक सिंपल सी, एक तो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। हिस्टोरिकल पार्ट पूछा जाता है तो ठीक है, मतलब इसके अगर तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई पॉइंट्स हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, नहीं, ये तुमको सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ ऐसे करके कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं किस किस एरिया के, और प्रिंसिपल का अगर कोई हिस्ट्री है कि प्रिंसिपल क्यों बना, एक तरीके से अगर कुछ बोला जा रहा तो उसकी पीछे की हिस्ट्री कहाँ बन के आया था। तो हर चीज़ की हिस्ट्री वैसे नहीं बताई जाती मोटे, अभी जो तुमको NCH ने मेरे को अपने को पढ़ाया था उसमें जो स्लाइड्स यूज हुई थी, मैं तुमको उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू के अंदर कि अगर तुम किसी बुक से भी पढ़ो या इधर उधर से भी देखो तो जनरल उसका फ्रेमवर्क जो उस चैप्टर का या उस टॉपिक का अगर तैयार हुआ होगा तो उसमें लगभग ये सब चीज़ें कवर करी होगी। अपने को इतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं होता, NCH वालों ने जितना बताया तो उतना ही पढ़ लो इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि ये जितनी हायर लेवल पे जाते जाओगे तब इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आता जाएगा। तुम्हें तो अपने साइड से पढ़ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्या है उसके अंदर। तो इसमें होगा क्या, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उस प्रिंसिपल की अगर कोई हिस्ट्री है उसकी या वैसे जनरल की,
तो ओवरव्यू ऑफ जो एथिकल कमेटी, जो हम बोल बोल के हैं कि एथिकल कमेटी वो क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें क्या पावर्स होती हैं, समथिंग समथिंग उससे रिलेटेड। इन्फॉर्म कंसेंट, जहाँ इसी से हम हमारा एथिक्स जो हो रहा था कि भाई उसके साथ जो हम कर रहे हैं पेशेंट के साथ, उसे पहले बता दें, साइन करवा लें एक तरीके से। और उसके बाद में जो हमारी स्टडी होती है, जो हम कर रहे हैं, वो एक जगह रजिस्टर करनी होती है। जो क्लिनिकल होती है वो होती है CTRI की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये मैंडेटरी है। अब जो मैंडेटरी है, जो क्या क्या ये CTRI क्या चीज़ है, यहाँ पे कौन कौन सी जो स्टडीज होती हैं वो रजिस्टर करनी ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जनरल सी ये बात इसमें ऑल ओवर वर्ड्स होते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल या एथिकल कमेटी के बारे में, इन्फॉर्म कंसेंट्स के बारे में और CTRI के बारे में। और ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के अंदर अपने को उन्होंने भी बताया, मतलब NCH वालों ने भी बताया। तो अगर क्लिनिकल ट्रायल क्या थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था उसमें क्लिनिकल ट्रायल में। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो एथिक्स की बात हो रही है वो लगभग हमारी जो स्टडीज़ हैं उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों ये वर्ड्स ऐसे उल्ट पटांग से बोल रही हूँ, क्योंकि एथिक्स तो हमारी लाइफ में भी लग रहे हैं, ठीक है। और अगर एक एकेडमिक सेक्शन से बोलो कि MD वाले को एथिक्स का क्या क्या पता होना चाहिए, तो एकेडमिक जो MD वाले को एथिक्स का सिर्फ अपनी रिसर्च के साइड से, अपना जो वो काम कर रहा है उस साइड से वहाँ कितने एथिक्स लगते हैं उतना का पता होना चाहिए। वरना अगर एथिक्स जनरल की बात करोगे, तो क्योंकि इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही हूँ, तो एथिक्स कहाँ लग रहे हैं वो तो अपने को मतलब बहुत ब्रॉड टर्म हो जाएगी। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से बनने शुरू हुए या क्यों बनने शुरू हुए। सबसे पहले एक जनरल सी बात इसकी कि अगर इसको शुरू करें तो ये देखो, इंट्रोडक्शन की एक या दो चीज़ें, क्योंकि बहुत डिटेल में तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्या होता है इसको बोला जाए तो एथिक्स इज, दिखने लगा ना, हाँ, एथिक्स इज नॉट डिफाइनेबल, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल, बिकॉज इट इज नॉट concise. It involves not only our thinking but also our feeling. हम सिर्फ सोच के नहीं हो रहे कि एथिक्स ही फॉलो करने हैं। तुमको रूल्स रेगुलेशन साथ में दे दिए जाएंगे, लेकिन ये तो तुम्हारे को थ्योरेटिकल रूप में पता है कि ये करना होता है। एथिक्स राइट और रॉन्ग बचपन से हमें सिखाया जाता है, लेकिन हम अपने अंदर से एक फीलिंग पैदा होती है, हमारा कॉन्शियस बताता है कि भाई गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। तो जो इसकी एथिक्स को डिफाइन करना या इसे करना, ये सिर्फ एक रूल्स रेगुलेशन का कागज नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई फॉलो करने वाली गाइडलाइंस तक नहीं है। ये सबसे पहले शुरू अपने दिमाग से, अपने कॉन्शियस से शुरू होती है। एक फीलिंग है कि मैं एथिकली काम करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर अपने उसको होम्योपैथिक एंगल से बोलें तो भाई जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एथिक्स तो कुछ ना कुछ तो तोड़ रहे हैं उसके अंदर, सही तरीके से सही काम नहीं कर रहे। तो जो हमारे मोरल बिलीव्स हैं और रूल्स है जो हमें राइट रॉन्ग बता रहे हैं, एक तरीके से उसी को लगभग बोला जाता है एथिक्स। तो उसको अगर तुम इंट्रोडक्शन लिखने लगोगे तो एक लाइन या दो लाइन में इस तरीके से लिखो कि भाई एथिक्स को हम सिर्फ इस सेंस में, मेडिकल रिसर्च के सेंस में समझना चाहें, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इसमें डिग्निटी के बारे में, जैसा अब ये फीलिंग तो हमारी डिग्निटी को रूल करती है कि भाई एथिकल काम ही करे, नहीं तो एक डिग्निटी की बात है, हमारे राइट्स की बात है। राइट्स मतलब कि अगर तुम कोई गलत करते हो तो डिग्निटी तो पहली बात तो फीलिंग राइट्स मतलब कि भाई मेरा हक, सामने वाले का हक, जिसके साथ तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जिसके साथ तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम तो तुम्हारे को तो गलत काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही पहली बात तो, और लेकिन जिसके साथ तुम कर रहे हो उसके साथ मतलब उसके साथ तुम ऐसे कर सकते हो मतलब बाय लॉ ऐसा कर सकते हो। सामने वाले, जैसे हम कहते हैं कि जानवरों को तुम मार सकते हो, भाई उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनके अब इसको अगर लीगल फॉर्म में बोला जाए तो उनके कोई राइट्स नहीं है ऐसे करके। तो ये जो वर्ड्स वगैरह से होते हैं कि भाई ये बने ही क्यों, प्रिंसिपल एथिक्स क्या है, क्या है, तो डिग्निटी के लिए, राइट्स के लिए, सेफ्टी के लिए, वेलबींग के लिए। वेलबींग कहाँ, सोशल मेंटल पार्टिसिपेंट्स या कोई भी है वो सब के लिए।
और प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो उसके लिए बना होता है, जैसे कि उसका डेटा, उसकी फोटोग्राफ्स, उसका कोई स्पेसिमेन, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स वो कहीं लीक ना हो जाए एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एथिक्स यहाँ से शुरू होता है, अगर उसको रिसर्च में सोचें तो जर्नल से। तो एक जर्नल सी बात से तुम्हें एक मेडिकल साइड बताना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और इसको एक चीज़ और देख सकते हैं कि भाई अब बोले कि भाई क्या क्या वर्ड्स इसमें, इसको एक बोला जाए कि एक तो हो गए प्रिंसिपल्स, और एक इसको अगर सेकंड वर्ड में बोला जाए तो बोला जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ, समथिंग लाइक इज हिस्ट्री। जैसे तुमको मैंने एक आइडिया दिया भी था कि हेलसिंकी के बारे में बताया था, डिक्लेरेशन। तो इसकी अगर पीछे से शुरू करो तो एक वर्ड्स थे कि इसकी हिस्ट्री में कहाँ से शुरू हुआ। इसको जो ये बता रही हूँ ये होम्योपैथिक एंगल से नहीं है, जनरल मेडिकल साइंस की एंड एथिक्स, क्योंकि ये पहुँचते पहुँचते ये क्लिक कर लो कि भाई सबसे पहले एथिक्स की कहानी शुरू हुई जब रिसर्च शुरू हुई एक तरीके से। तो रिसर्च करने शुरू करे और काफ़ी टाइम तक रिसर्च के नाम पे जैसे कि बोला जाता था कि नाजी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए। ये दो तीन एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे थे जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे, रिसर्च के नाम पे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, जिसमें लोगों की शायद जान भी चली गई। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे मेडिकल हिस्ट्री में, जैसे कि ग्रेस एनाटॉमी या और भी सिफिलिस का इलाज ऐसे करके। और मतलब ऐसी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें उसका आउटपुट तो बहुत अच्छा मिला। जैसे कि जो ट्विन्स थे उन पे बहुत स्टडीज़ हुई, तो लेकिन स्टडीज़ करके जो स्टडीज़ का रिजल्ट आया वो रिजल्ट तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ उन लोगों के बारे में मतलब सोचा नहीं गया, उनके राइट्स के बारे में, उनके साथ उनका डेटा शेयर करना या कुछ। उस टाइम तो ऐसा था कि भाई भाई बहन को, जो ट्विन्स थे उनको अलग अलग पेरेंट्स को दे दिया गया, ये देखने के लिए कि भाई वो दोनों अलग अलग माहौल में कैसे बड़े होते हैं। अगर जेनेटिकली वो कनेक्टेड भी हैं, अगर वो ट्विन्स भी हैं, तो अगर उनको दोनों डिफरेंट माहौल में पैदा किया जाए तो एनवायरनमेंट की वजह से उन दोनों में क्या फ़र्क आता है ऐसे करके। तो एक देखिए कि इन ह्यूमन चीज़ें हुई थी, तो किस किस स्टेप्स में हुई थी। ये सिर्फ एक जनरल हिस्ट्री के बारे में, अगर तुम हिस्ट्री का पैराग्राफ लिखने लगे उसका, तो उसके अंदर चार लाइनें ऐसे लिखने के लायक है बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर कौन कौन सी अपने पढ़ सकते हैं, एक और पॉइंट है इसके अंदर, ये देखो इसको अब अपने ये जनरल डेफिनेशन, जनरल के बाद में कुछ उसकी प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल जो सब एथिक्स पे चलते हैं। और अपनी अगर मेडिकल साइंस में उतरोगे तो इसका मेडिकल साइंस के कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसकी। और अगर इसको होम्योपैथिक एंगल पे उतार के लाओ तो होम्योपैथिक एंगल से जो हैनीमैन ये एनसीएच वालों ने बताया था कि when it is a question of science, the ultimate aim of which is to save human life, any shrinking in the task of making oneself thoroughly competent would amount to a crime. ये हैनीमैन की वर्डिंग है, एथिक्स के बारे में बोली गई थी। ये तुम कोट कर सकते हो उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते कि भाई हैनीमैन ने इसके बारे में कहा था कि जब तुम साइंस के बारे में सोचो तो उसका अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ को सेव करना है, तो उसके लिए क्या है उसका टास्क एक तरीके से। एक बहुत अच्छी बात है इस स्लाइड की, उन्होंने हैनीमैन की उस एथिक्स से रिलेटेड क्या वर्डिंग्स थी वो लिख दी। बाद में देखो लास्ट में इन्होंने सोर्स दिया हुआ है, ये रहा, साइटेशन कर दिया इसमें। तुमको ये देखना है ये कहाँ से लिया गया, ये देखो इसके नीचे से दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं साइटेशन करना। और कितनी बढ़िया बात है कि मेरे को ये पूरा पढ़ना हो, उसमें तो सिर्फ कटिंग निकाल के रख दिया, पूरा पढ़ना हो तो यहाँ जाके पढ़ो ऐसे करके, ठीक है। अब हाँ इसका कि भाई वाई डू वी नीड टू नो अबाउट एथिक्स रिसर्च या प्रैक्टिशनर, एक प्रैक्टिशनर को क्या होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पेशेंट और ड्रग से डील कर रहा है, दो चीज़ें।
पेशेंट के बारे में क्या एथिकल रूल्स हैं, या ड्रग्स के बारे में क्या, या मेडिसिन के बारे में क्या है, और पेशेंट से रिलेटेड मतलब पेशेंट का डेटा, इससे रिलेटेड अपने को एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए जनरल। ठीक है, उसके बाद में अपने ने कहाँ कौन कौन सी रिसर्चेस की जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। अब अगर जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, अगर एनिमल इन्वॉल्वमेंट है तो उसके अंदर भी एथिक्स लग रहे हैं। लेकिन अगर उससे अलावा कुछ है, जैसे अकेला सिर्फ लैब के अंदर ही कुछ हो रहा है, तो वहां पे कुछ एथिकल अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी, मे बी, आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता। तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो स्टडीज अपने पढ़ के आए हैं, जैसे ड्रग प्रूविंग, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, या कहार्ट, या इंटरवेंशनल, या पब्लिक, या इससे और भी बहुत सारी जो रिसर्चेस थी जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा था, तो वहां अपने को रिसर्च लगना पड़ेगा। अब ये एक और है जो हिस्ट्री वाली बात हुई थी, इसको क्लिक कर लो कि ये लिख सकते हो हिस्ट्री की कि भाई इंटरनेशनल एथिकल जो गाइडलाइंस ऑफ रिसर्च हैं, जो कि मैंने तुमको एक दिखाई थी अपने वाली गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली, जिसमें से हमने उस किताब में से क्लिनिकल ट्रायल पढ़ा था, एक बुक जो तुमको पिंक कलर की मैंने दिखाई थी, वो हमारी अब आई है, ये वाली बताई थी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन होम्योपैथी समथिंग, अगर दिख रही है तो ये वाली, तो ये लास्ट में आई है 2021 के अंदर। वैसे जब ये जनरल गाइडलाइंस कैसे बननी शुरू हुई थी कि ये 47 में क्या हुआ था, ये 64 में आके डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी आया था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद ये आया था, तो ऐसे ऐसे इन सबका ये एक जर्नी है, तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया दी हुई है। ये एक ये क्लिक करो तुम कि भाई कैसे है ये, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस एथिक्स का, किस जगह पे है, और इन सब का उन्होंने आगे लिंक भी दे रखा है, लिंक पे जाके पढ़ो कि भाई कैसे कैसे कोई रूल बना तो उसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी। इतनी डिटेल में एक बार पढ़ने की बात है, जनरल नॉलेज के लिए है, वैसे इतना पेपर के हिसाब से नहीं है, ताकि तुम्हें पता हो कि कोई तुम रूल तुमको कहा जा रहा है कि ये रूल फॉलो करो, तो उसके पीछे क्या कारण था कि वो रूल बना और क्यों फॉलो कराया जा रहा है, और अगर उसकी हिस्ट्री बता दो, तुम्हें बता दो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसको रूल को फॉलो अगर नहीं किया गया तो कितनी की बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे तरीके से। अब एथिकल प्रिंसिपल्स जो क्लिक करो, हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ और कैसे उसका ओरिजिन हुआ, जस्ट क्लिकिंग है, क्योंकि इसमें बहुत कम, जैसे स्लाइड्स उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसमें से डिस्क्रिप्शन का पार्ट या समझाने का पार्ट बहुत कम है, ये सिर्फ एक रीड आउट का पार्ट है, तो बहुत पॉइंट मेन तुम्हें बता देती हूँ ना, इसका मैटर बहुत है। फिर उन्होंने बताया कि मेनली जो अपना हेलसिंकी का था उसके अंदर ज़्यादा उसको आज भी फॉलो करते हैं और ढंग से फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है या उसके साथ कैसे रखना है, ये दिया हुआ था एक तरीके से, और क्या क्या डेवलपमेंट थी और कैसे कैसे बनी, ये सब उसमें आइडिया दे रखा है। तो ये जस्ट इसमें ये और क्लिक करो, मतलब ये जस्ट रीड आउट करने वाले एक तरीके से। अब वो जो है एक गाइडलाइन जो आईसीएमआर की है, आईसीएमआर की क्लिनिकल जो गाइडलाइंस 2070, एक हेलसिंकी वाला था, एक ये गाइडलाइन के आईसीएमआर की गाइडलाइन एथिकल गाइडलाइन बोला जाता है, उसमें इन सब टॉपिक्स को कवर किया गया है, इन सब टॉपिक्स को एक तरीके से कवर किया गया, और साथ के साथ उसकी इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, इसमें 37 स्टेटमेंट्स हैं जो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तरीके से, कि भाई इसके अंदर 10 पॉइंट हो सकते हैं, इसमें 1 हो सकता है, इसमें 5 होते हैं, ऐसे तो ये पॉइंट्स हैं। तो पहली बात तो वो जाके खोल के देखो, उसमें सिर्फ ये सीधे 37 पॉइंट्स में दे रखा है ऐसे करके, तो एक डॉक्यूमेंट के बारे में उन्होंने खोल के बता दिया, पूरा सबके बारे में नहीं बताया। अब मेजर एथिकल, अब हम एथिक्स, ये होता है कि हम एथिक्स किस जगह पे यूज कर रहे हैं, मतलब तुमने स्टडी शुरू कर दी, पहले तो प्री ट्रायल रिक्वायरमेंट, मतलब जब हम प्री क्लिनिकल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे पहले प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उसमें अप्रूवल ले रहे हैं या ट्रायल रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है, साइनॉप्सिस जब बन रहा है, तुम एथिकल कमेटी की अप्रूवमेंट ले रहे हो, और इस टाइम तुम अपना जो काम है, अपनी जो स्टडी है, वो CTRI में उसमें रजिस्टर करना है उसके अंदर, और प्री क्लिनिकल डेटा वगैरह, मतलब जैसे अपने बोला कि पायलट स्टडी वगैरह या कुछ और, किसी और से जाके कुछ डेटा इकट्ठा करना है, तो इस पॉइंट पे भी हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। जब हम ट्रायल कर रहे हैं तब हम कंसेंट मांग रहे हैं, उसको छुपा के रख रहे हैं, उसका डेटा वगैरह उसका मैनेज कर रहे हैं ढंग से, कहीं डिस्क्लोजर ना हो जाए, कोड वर्ड्स में लिख रहे हैं एक तरीके से। हमारे क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट का नाम लिखा होता है, जब हम किसी सेमिनार में जाके भी देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी शक्ल ब्लर कर देते हैं,
जो पेशेंट का नेम होता है उसकी जगह ABCD लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। बस ये होता है कि पेशेंट ए एज दिस, तो उसका वो गायब कर दिया, तो उसका जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसको छुपा दिया जाता है। बस एक तरीके से वो पेशेंट अनोनिमस कोई भी हो सकता है। और पोस्ट ट्रायल बाद में जब हम पब्लिकेशन करने जा रहे हैं और जब हम किसी से शेयर कर रहे हैं उसके अंदर किसी को बता रहे हैं, तब भी कुछ एथिक्स फॉलो हो रहे होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स पे एथिक्स फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये एक रीड आउट है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स तुमको मैंने एक सिंपल जर्नल बेसिक लैंग्वेज वाले तुमको मैंने बता दिया कि राइट्स के बारे में, ये इसके बारे में। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर स्लाइड्स को उसी का ये एक्सटेंशन मान लो कि वो भी ऐड कर लो और ये भी ऐड कर लो, जो तुमको पहले बताया मैंने, वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश के टर्म्स में, ये थोड़ा हाई एक एक वर्ड लगा के, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, एसेंशियली है, ज़रूरी है बताना, समझाना। मैं तुमको शुरू से बता रही हूँ, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, ये होता है। दूसरा वॉलंटरीनेस करने के लिए, मतलब अगर तुम रिसर्च कर रहे हो तो जो तुम जिन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो उनको उनके साथ ज़बरदस्ती इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती उन लोगों पे रिसर्च नहीं करवा सकते। रिसर्च हमेशा वॉलंटरी होती है। करने वाले भी और जिनके साथ हो रही है वो भी। तुम ज़बरदस्ती, हमारे पास तो, हम तो MD कर रहे हैं, हमारे पास तो ज़बरदस्ती है कि भाई हमको करना ही है रिसर्च, वरना हम तो कोई वॉलंटियर तो है नहीं, ना हो तो हम तो छोड़ दें, वो वाली बात नहीं होती। जब रिसर्च होती है तो वो एक तरीके से, जब तक आप पूरे मन से नहीं करते हो तब तक उसका पूरे तरीके से रिजल्ट नहीं आता। तो ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसका पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में है। इसकी जनरल वर्ड्स है कि नॉन एक्सप्लॉयनेशन, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करना किसी के साथ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से आप उसको लेके चलोगे कि कुछ ऐसा ना करो उसके अंदर कि किसी को सोशली हार्म होने लग जाए किसी की और उससे कुछ फायदा मिले, तो कुछ पर्सनल गेन के लिए नहीं, कुछ बड़े लेवल के गेन के लिए भी करनी चाहिए। इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सामने वाले का, पेशेंट्स का हमें पता है कैसे छुपा के रखना है। रिस्क मिनिमाइजेशन, अगर उससे कुछ डैमेज होता है हमारी रिसर्च से तो वो कम से कम कैसे हो जाए। और इसमें ये होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, अगर कोई रिस्क है तो सबसे कम हो जाए, और अगर बेनिफिट है तो वो कैसे बढ़ सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि भाई अगर कोई रिस्क है तो सारे पार्टिसिपेंट्स पे इक्वल रिस्क होना चाहिए, और अगर कोई बेनिफिट है तो सारे पार्टिसिपेंट्स पे इक्वल बेनिफिट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस पर्सन के साथ रिस्क ज़्यादा है और इस पर्सन के साथ बेनिफिट ज़्यादा है, समथिंग। तो तुमको प्लान ऐसा करना है या उसके साथ ऐसा करना है कि तुम्हारे रिस्क सब में बढ़ जाए और मिनिमम रहे, मिनिमम रिस्क में रहे, और बेनिफिट्स भी सब में बढ़ने चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि अगर बाय चांस तुम्हारे स्टडी के अंदर तुम्हारा कोई घर वाला पर्सन है, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा पार्टिसिपेंट है, तो तुम उसके साथ वैसा कुछ गड़बड़ नहीं करनी है कि भाई जो दूसरों को फेवर नहीं मिल रहा उसको फेवर मिल रहा है, किसी भी तरीके से। उसे बोला जाता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे रिस्क भी और बेनिफिट्स भी। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो बढ़ती ही है इससे। इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट चाहिए अपने को जिसके साथ तुम कर रहे हो। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, जो तुम कर रहे हो वो तुमको ट्रुथ एकदम अकाउंट दिखाना है, और अकाउंटेबल के जो किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। और दिखाने का मतलब जैसे कि तुमको स्टडी कर रहे हो तो CTI अगर ऐसे किसी जगह रजिस्टर करते हो तो तुम उसको पहले बताते हो कि ऐसी कोई स्टडी हो रही है, ऐसे करके, तो CTRI आगे आगे आएगी उसके अंदर। टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कुछ ऐसा नहीं करना कि तुमने कुछ एनवायरमेंट को बड़ा हार्म कर दिया। तो ये एक जनरल जो हम पॉइंट्स लेके चले थे कि भाई इंट्रोडक्शन और उसके बारे में उसका थोड़ी सी जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं और थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम उसके आगे का पॉइंट लेके चले थे कि भाई कोई अगर एथिकल कमेटी के बारे में अगर कोई बात है तो वो अब उस पॉइंट पे आ गए अपने। तो आगे का जो पॉइंट है एथिकल कमेटी के बारे में, तो एथिकल कमेटी क्या चीज़ है इसके बारे में। तो एथिकल कमेटी कहा जाए तो समझ लो कि कोई 7 से 15 लोगों की, मिनिमम 7 लोगों से 15 लोगों की एक तरीके की कोई ग्रुप है, और उस ग्रुप में कितने तरीके के लोग हैं, कितने तरीके के लोग हैं, मतलब उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के और अलग अलग सेक्टर के। सेक्टर मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी सेक्टोरियल बोला जाता है, वर्ड जो यूज बोला जाता है इसको बोला जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे कि अपनी जो कॉलेज की एथिकल कमेटी है जिसे हम अप्रूवल मांग रहे हैं, वो है कौन, कभी देखी हो, कभी उनसे मिले हो, क्या चीज़ है,
कौन भूत लोग हैं वो? तो एक तरीके से मतलब एक तरीके से भूत ही है, क्योंकि हमने जाके उनसे मिले नहीं है, अब नाम सुन सुन के उनसे बस ये ले लेंगे एथिकल कमेटी एथिकल कमेटी। वो 7 से 15 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें सब लोग अलग अलग एरिया के हैं, मतलब उसमें कोई लॉयर होगा, कोई सोशल वर्कर होगा, कोई डॉक्टर होगा। डॉक्टर में हमारे वाला एक पर्सन उसमें से एक ही पर्सन होम्योपैथ होगा, और कुछ कोई डिपार्टमेंट्स के होंगे, और उसमें सेक्टोरियल उसका मतलब कि कोई उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्राइवेट भी हो सकता है, मे बी उसमें से कुछ और मतलब उसमें और कोई सेक्टर अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कोई एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि सारे एजुकेशन का है, सम कोई सिविल वर्किंग का है, सम कोई एनजीओ का है समथिंग। तो वो उसमें जितनी वैरायटी डल सकती है वो उतनी वैरायटी डलती है उसके अंदर। सिर्फ उसके अंदर इस तरीके की नहीं है कि एजुकेशन या मेंटल लेवल पे, इवन कि एक लेमैन भी उसमें ऐड होता है कि बस सब लोग पढ़े लिखे हैं तो एक आधा पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ऐड होएगा, मतलब मैक्सिमम वैरायटी देने के लिए हर एक एंगल से। और ये एज और जेंडर में भी होता है। और 50% जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इंस्टीट्यूशन से बाहर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब कॉलेज के ही वो लोग थे, कॉलेज के कैसे हो जाएंगे, लॉयर वगैरह या ये लोग कैसे हो जाएंगे, एनजीओ वाले कैसे हो जाएंगे। तो कॉलेज में सिर्फ कॉलेज का सिर्फ एक पर्सन उसमें ऐड होता है, जो कि जिसे बोलेंगे कि जो इस कमेटी का एक चेयर पर्सन होगा, एक हेड बना देंगे, वो कॉलेज का नहीं होगा, वो बाहर ही जो 7-15 लोग हैं उनमें से किसी एक को उसका हेड बनाया जाएगा, और लगभग वो ही ढूंढ रहा होता है, बाकी लोगों को डिसाइड कर रहा होता है। और हेड के बाद, चेयरमैन के बाद एक दूसरे नंबर का जो पर्सन होता है, जो बोलते हैं सेकंड नंबर का जो पर्सन होगा, जो वो कॉलेज से होता है, वो थोड़ी हेल्प करता है उसको बनाने में या समथिंग अप्रोच करने में या किसी तरीके से मैनेज करने में। तो हेड भी अपने कॉलेज से बाहर है। सेकंड नंबर का जो पर्सन है वो उसको हेल्प कर रहा है चेयरमैन को कि तू किन लोगों को इकट्ठा कर ले, या अगर वो अप्रोच नहीं हो रहे या कुछ उसमें कोई पेपर वर्क चाहिए तो समथिंग वो उसको हेल्प कर रहा है। बाकी सब लोग जो होंगे कॉलेज से बाहर ही है एक तरीके से। उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेक्नीशियन, डॉक्टर, सब तरीके की वैरायटी होगी उसके अंदर। तो एथिकल कमेटी का इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड अपॉइंट द ऑल एथिकल। हाँ, चेयरपर्सन ही, अच्छा हेड ऑफ, चेयरपर्सन को बोल दिया, हेड उसकी कोई सुपीरियर को बोल दो। तो समथिंग ये है कि भाई हेड है जो, या उसको चेयरपर्सन बोल दो, वो ही सारे ये 7 से 15 लोगों को डिसाइड कर रहा है एक तरीके से, और जितनी वैरायटी उसमें डाल सकता है उसमें होगा। और जैसे कि वो लोग एक इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है, मतलब जैसे कि अपना कॉलेज तैयार कर रहा है कि एथिकल कमेटी, वरना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही के पास राइट होता है एथिकल कमेटी तैयार करने का। मेडिकल कॉलेज मीन्स कोई भी कॉलेज, क्योंकि किसी जगह रिसर्च हो रही होगी या कुछ और भी जहां पे उनको किसी तरीके से एथिक्स को कंसीडर करना है, वो कहीं पे भी, कोई भी एनजीओ वाले के पास भी हो सकता है, कोई तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग है, जैसे कि मेरा हॉस्पिटल है और यहाँ पे मैं कुछ रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पे भी एथिकल कमेटी बनानी पड़ेगी। तो एथिकल कमेटी बनाना कहाँ कहाँ बन सकती है, बनती तो ऐसी है, ये सब कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, करने वाला कौन होता है, लेकिन कहाँ कहाँ बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है ये वाली एक तरीके से। और ये एथिकल कमेटी भी रजिस्टर होती है, जैसे कि हमारा काम रजिस्टर हो रहा है एक जगह, तो ऐसे ही किसी से उनको बताया जाता है। रजिस्टर करने का मतलब कि ऐसे कोई एथिकल कमेटी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे नहीं कि अपने ही कागजों में 10 बंदे इकट्ठे किए और सब उसका होगा। तो वो कहीं बताया जाता है अथॉरिटीज को कि भाई ये है एथिकल कमेटी और ये सुपरवाइज कर रही है सब कुछ, ठीक है। और वो क्या करती है, जब वो बनती है तो एक तो जब उनके पास अप्रूवल आता है तो सब लोग एक तो इकट्ठा होते हैं सब लोगों को एक टाइम पे इकट्ठा करना, 7 से 10 लोगों को, 15 लोगों को, जो डिफरेंट काम करने वाले हैं, और कितना बड़ा टास्क है। तो वो कोई एब्सेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एब्सेंट है और जो वो काम हो रहा है तो उसका एक जिसे कहते हैं बैकअप रखा जाता है। और बैकअप रखना कॉलेज का काम नहीं होता। जैसे चेयरपर्सन है उसने, या हेड है जिसने 10 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो 10 लोगों के साथ वो एक एक बैकअप का नाम भी जोड़ता है कि अगर बाय चांस जिस दिन सबको बुलाया वो नहीं आया वो बंदा, तो उसका बैकअप पर्सन उसको बुलाया जाए और उससे वो काम कराया जाए। एब्सेंटी से काम नहीं चलता। मतलब इसका होना एथिकल कमेटी का ऑल टाइम, वहां उस टाइम जो वो काम हो रहा है प्रेजेंट होना, उन सबकी सहमति होना बहुत बड़ा इशू है एक तरीके से, ठीक है। और कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर कौन क्या काम करता है, ये क्लिक कर लो इसके अंदर। इसमें मोस्टली चीज मैं तुमको बता दी, किसका क्या एक्सपर्ट होना चाहिए, किसका क्या नहीं होना चाहिए, जनरल सी इसमें बात होती है इसके अंदर। मेंबर जैसे बोला कि चेयरपर्सन है, मेंबर सेक्रेटरी, ये कॉलेज वाले की बात कर रही हूँ। बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट ये वगैरह इसमें कहूँगा।
उसके बाद क्लिनिशियन होगा, ठीक है, और लीगल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर है, एथिकल या कोई भी उसमें हो सकता है, ले पर्सन, कोई भी, लिटरेट कुछ भी है, ताकि वो एक एंगल भी मिले कि जो तुम स्टडी में कर रहे हो उससे कुछ मिलने वाला है, कर रहे हो उसमें एक ले पर्सन को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कंसेंट फॉर्म वगैरह भी वो पास करके देती है एक तरीके से, तो वो हेल्प कर देता है एक तरीके से। तो रोल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथिकल कमेटी, ये पढ़ लो, पॉइंट्स दे रखे हैं और इसका एसेंस बता देती हूँ तुम्हें मैं, कि ज्यादातर यही कि भाई किसी जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वही जो हम जनरल एथिक्स के प्रिंसिपल्स लेके चले थे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं कर रहे तुम्हारी स्टडी में, ये वो लोग देख रहे हैं। तो जनरल एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, मिनिमम रिस्क होना चाहिए, तुम किसी को ज्यादा पैसे, जो रिसर्चर्स होती हैं अपने अपने तो कोई नहीं दे रहे, वरना क्या होता है जो रिसर्च हम कर रहे होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको पैसे मिलते हैं रिसर्च में इन्वॉल्व होने के। तो क्या होता है कि और अगर पैसे मिलते हैं कि तुम अगर ये इस रिसर्च का पार्टिसिपेंट बनोगे और अपने पे रिसर्च करवाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो क्या होता है कि भाई अब अगला इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है कि भाई बहुत लोग फिर अपने पे एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार हो जाते हैं और फिर वो ये नहीं देखते कि उन ड्रग्स का उन पे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा एक तरीके से। तो ये कि तुम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपने फ़ायदे के लिए, ज़्यादा ही तो पैसे नहीं दे रहे, एक लिमिट है पैसे देने की। और अगर किसी के साथ कुछ जैसे कि बोला कि भाई किसी की डेथ ही हो गई तो उनको कंपनसेशन भी देना पड़ता है कि भाई जो अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ होएगी तो तुमने उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, कैसे तुम एडवर्स इफेक्ट नोटिस करोगे और फिर उसके बाद क्या कंपनसेशन करोगे। तो इंडिया में 8 लाख तक का होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 8 लाख तक उसे मिलता है ऐसे करके। तो कहीं तुम उसे ज़्यादा तो नहीं दे रहे, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा कि वो सब चीज़ें उसका तुमने सही तरीके का डेटा अवेलेबल कर रहे हो, स्टडी डिज़ाइन वगैरह तुम्हारा सही है, या एवरीथिंग वो चेक कर रहा है क्या क्या चीज़ है हर पॉइंट के अंदर। तुमने जो कंसेंट वगैरह फॉर्म बनाए हैं उसकी लैंग्वेज सही है, इस तरीके से बहुत सारे होता है ऐसे करके। तो ये सब उसका काम होता है। अब ये है कि भाई जो एथिकल कमेटी है उसके पास किस तरीके की मतलब तुम्हारी किस टाइप की स्टडी है और इस टाइप की स्टडी को क्या एथिकल अप्रूवल की जरूरत है। जैसे मैंने बताया था कि भाई जहाँ ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा वहां तो फंस जाओगे उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर भी एक कैटेगरी है कि जैसे कि हम पढ़ के आए थे मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है, जैसे कि कुछ डेटा अगर तुम किसी डेटा का, किसी डॉक्यूमेंट्स का, किसी कागजों का ही स्टडी कर रहे हो तो उसमें तुम किसी के साथ क्या ही नुकसान कर रहे होगे, ठीक है। तो वो डेटा का ही जब तुम कर रहे हो, तुम्हारी स्टडी वो है, तो फिर एथिकल कमिटी के पास कई बार तो वो जाती ही नहीं है, जाती है तो सिर्फ अकेला चेयरपर्सन ही बाकी 10 बंदरों को इकट्ठा नहीं करता, उसको 10 जनों को इकट्ठा करके और उससे काम नहीं, मतलब उनको उनकी एक एक चीज़ों से 10 बंदों को इकट्ठा कर लिया और हर एक को पढ़ाए, हर एक की परमिशन ले, तो ऐसे 10 बंदों की जरूरत नहीं बनती उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या करता है कि वो चेयरपर्सन ही साइन कर देता है। तो ऐसा जो स्टडी जिसमें कागज इन्वॉल्व सिर्फ। फिर दूसरा इसको बोलते हैं कि भाई कौन कौन से किस टाइप के रिव्यूज हैं, ये वाला। दूसरा कि भाई रिसर्च इन्वॉल्विंग नॉन आइडेंटिफाइबल स्पेसिमेंस या ह्यूमन टिश्यूज फ्रॉम सोर्स लाइक ब्लड बैंक्स या टिश्यू बैंक्स या समथिंग लेफ्ट ओवर क्लिनिकल सैंपल्स, जहां से वहां पे भी एक तरीके का डेटा अवेलेबल है ह्यूमंस का, लेकिन उसमें उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही कहीं पे भी और उससे सीधा मिल रहा है और ह्यूमन को सीधा कोई डैमेज नहीं हो रहा वहां पे भी। लेकिन इसके अंदर मिनिमल रिस्क है, इसको बोला जाता है कि यहाँ तो बोला जाता है कि बहुत है ही नहीं एक तरीके से रिस्क, यहाँ पे है या थोड़ा कम रिस्क है एक तरीके से। तो ये इसके अंदर भी देखा जाता है कि भाई चेयरपर्सन या इससे रिलेटेड जिस तरीके की स्टडी हो रही है उससे रिलेटेड 1 या 2 बंदे बुला लिए। जैसे कि अगर ये समझ लिया अगर अपने मेडिकल से रिलेटेड है तो हमारे ग्रुप, उस ग्रुप में अगर कोई डॉक्टर था या कुछ ऐसा लीगल एक्सपर्ट था या समथिंग कुछ ऐसा था तो ये मिनिमम लोगों से पास करवा लिया समथिंग। लेकिन जहाँ पे जैसे कि वनरेबल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही है और रिस्क बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे फुल कमेटी रिव्यू चाहिए होता है, इसे कहते हैं फुल कमेटी। एक्सपर्टाइज, जिसे एक्सपर्टाइज कि एक्सपर्ट को बुला लिया, यहाँ पे बुला लिया कि भी किसी को बुलाया ही नहीं, चेयरपर्सन ने किया, एक्सपर्टाइज को बुला लिया और उसके बाद में फुल कमेटी को बुला लिया एक तरीके से। तो जिसमें ज़्यादा डेंजर है उसके लिए फुल कमेटी होता है। तो वनरेबल पॉपुलेशन के अंदर होता है। वनरेबल पॉपुलेशन क्या होती है अपने आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये कर क्यों रहे हैं सारा कुछ पार्टिसिपेंट के लिए, मतलब जो जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं उस पे,
तो पार्टिसिपेंट क्या था, पार्टिसिपेंट पे स्टडी हो रही है तो उसको हम कैसे बता रहे हैं, एक तो उसका इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं, कैसे एज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, उसको समझ आई कि नहीं आई, या उसकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग। मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अपने क्लिनिक में जब पेशेंट आया तो एक कागज हमने तैयार करके रखा हुआ है जिसे पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म और कंसेंट एग्रीमेंट जो होता है, कंसेंट शीट। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म में क्या करते हैं, 2 कागज हैं। इंफॉर्मेशन फॉर्म में उसे बताया जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, इस स्टडी से क्या क्या होने वाला है, इस स्टडी मतलब वो समथिंग उस स्टडी के बारे में, आपके बारे में एक जनरल सी बात लिखी जाती है जिसे कि पेशेंट की इसको बारे में बताया जाए, स्टडी के बारे में। फिर उसके बाद जब वो बात उसको समझ में आ गई तो एक लीगल कागज के ऊपर वो कंसेंट फॉर्म उससे साइन करवाया जाए। तो अब साइन कैसे करवाया जाए, जो 18 साल से ऊपर हैं, इसलिए एज की बात करी गई कि भाई जो 18 साल से ऊपर हैं वो तो उस पर डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन जो 18 साल से कम है, माइनर हैं, तो उनके लिए जो बात होती है, जो वर्ड यूज होता है वो कंसेंट फॉर्म वर्ड यूज नहीं होता, कंसेंट वर्ड यूज नहीं होता, उन्हें बोला जाता है असेंट। असेंट मतलब ASSE, ASSENT, असेंट। इसके बारे में बताएंगे आगे, दे रखी स्लाइड्स। तो इस तरीके से कि भाई 17 साल से मतलब 18 साल से बड़ा है या छोटा है तो एज के अकॉर्डिंग भी वो फॉर्म होता है, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही होता है कि लेमैन है, पढ़ा लिखा है या नहीं, कॉम्पिटेंस उसमें कितनी थी, बच्चा है काफ़ी छोटा है, उसमें इतनी कॉम्पिटेंस ही नहीं उसको समझने की, तो उसको बिल्कुल ही अच्छी सी लैंग्वेज में, मतलब बेसिक सी लैंग्वेज में बताया जाता है। तो पार्टिसिपेंट का ये इस तरीके से बता के उसको समझा के फिर हमने उससे वॉलेंटरली हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। फिर उसकी जो अब उसने हाँ कर दी तो अब उसका जो मिला उसको कॉन्फिडेंशियल करो, और वल्नरेबल जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं, स्पेशल ग्रुप्स वगैरह हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब आगे उसमें है, जैसे कि वॉलेंटरी इन्फॉर्मेंट जो मैंने तुमको बताया वो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, वॉलेंटरी इन्फॉर्म कंसेंट, रिटन फॉर्म में एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर साइन कराया जाता है, जिसको समझ है उसे कराया जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये है। दूसरा क्या इसमें चाहिए होता है, ये इसमें मैंडेटरी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वर्ड है, बेसिक इंग्लिश है इसके अंदर, ये तुमको समझ में आएगी क्या चाहिए। जैसे कि द पार्टिसिपेंट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रपोजल रिसर्च, to be able to make an informed decision on whatever or not the enroll उनको करना है या नहीं करना, convey his or her decision to the researcher in order to give a consent। ये बेसिक सी बातें हैं इसके अंदर क्या करना चाहिए। अब असेंट क्या मतलब है कि जो 17 साल से 18 साल से छोटे हैं, तो जो चिल्ड्रन बिटवीन 12 से 18 हैं उनका रिटर्न असेंट लिया जाता है। असेंट मतलब एक तरीके से हाँ, असेंट हाँ, डिसेंट बोला जाता है, डिसेंट वर्ड यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर, वैसे इसका जो अलग वर्ड है कि वो सामने वाला बोल दे कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब तरीके से तो बोल रहा है कि आपने उसको बताया पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन शीट पे, उसको जैसे उसमें जो लिखा था उसको समझाया और उसने बोल दिया कि नहीं, तो उसने कर दिया डिसेंट ऐसे करके। तो इसका है असेंट इज ए चाइल्ड्स एफर्मेटिव एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। वो हाँ भर रहा है क्योंकि वो इतना अभी लीगली अलाउड नहीं हुआ, तो एक तरीके से वो जो कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट देना, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहा है, लेकिन एक वर्बल या रिटर्न, दोनों ही चीजें, रिटर्न भी असेंट होती है, वर्बल असेंट और रिटर्न असेंट। तो 12 से 18 वाले तो रिटर्न असेंट दे रहे हैं, लेकिन 12 से नीचे वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन लेस देन 7 ईयर्स पेरेंटल कंसेंट होती है, सफिशिएंट होती है कि उसको, पर 7 साल से छोटे वाला जो बच्चा होता है उसको बताया तो फिर भी जाता है, जिससे जैसी लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है कि बेटा तेरे को ये दवाई दी जा रही है, ऐसा होगा, उसको समझ में आ रहा है तो वो अच्छा, तो उसको बिल्कुल बेसिक लेवल में इन्फॉर्म तो उसे फिर भी करना है, लेकिन उसके बिहाव पे उसके पेरेंट्स साइन कर रहे हैं। 18 साल तक के जो 12 से 18 वाले भी हैं उसमें भी वो अकेले खुद रिटर्न असेंट साइन कर रहे हैं, लेकिन इसके पेरेंट्स साथ में चाहिए। तो 18 साल तक के पेरेंट्स तो साथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिसके साथ तुम कर रहे हो उसको समझ पहले तो बताना। 7 साल से छोटे वालों को, 7 से 12 वाले हैं उनको वर्बली वो हाँ बोल देंगे, और 12 से 18 वाले रिटर्न में भी दे सकते हैं ऐसे करके। तो पेरेंट्स तो उनके साथ चल ही रहे एक तरीके से। तो इस तरीके से ये सारा वर्ड्स यूज होते हैं इसके अंदर की असेंट ली जाती है। क्या इसमें करना है कि भाई
कहाँ पे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, और या फिर दोबारा कंसेंट लेना पड़ता है, या इलेक्ट्रॉनिकली तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया। कम्युनिटी कंसेंट मतलब जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि एक वृद्धाश्रम में जाके तुमने जो उसका हेड है, तुमने उससे बात कर ली कि भाई मैं इन लोगों पे स्टडी करना चाहता हूँ, उसने कह दिया हाँ, और जो जिन लोगों पे स्टडी करना चाहते हो उनसे पूछा भी नहीं। ऐसा नहीं होता, हर किसी को होता है, पूरी कम्युनिटी का कंसेंट लेना पड़ता है, सिर्फ उसके हेड का नहीं, एक तरीके से। और यह कंसेंट फिर वनरेबल ग्रुप, वनरेबल मतलब जैसे कि वनरेबल आगे और क्या क्या होता है, वनरेबल क्या होता है जिन्हें अपने हकों के बारे में या तो पता नहीं या वो उसके लिए खास लड़ नहीं पाते, वो होते वनरेबल, कि जिनके साथ धक्का हो सकता है एक तरीके से। तो उन ग्रुप वाले लोगों के साथ क्या करना है, ये कौन कौन होते हैं अब होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर क्या होते हैं कि अब तुम्हारे अपने कॉलेज में कोई स्टडी हो, अपना कोई टीचर कर रहा हो, और वो कह दे अपने स्टूडेंट्स को कि करो, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, और ये तो उन पर स्टडी होगी, तो वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहा। हम चाहे करना चाहें या ना करना चाहें, मान लिया कि उसने हमारा लेके छोड़ दिया एक तरीके से, कि विलिंगली हमने पार्टिसिपेट कर दिया, साइन कर दिए, ठीक है। और क्योंकि अब हम एमडी में पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट ये 18+ तो सारे होंगे, हमने साइन कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कोई गड़बड़ हुई, समथिंग कुछ ऐसा हुआ, और वो हमने झेलना पड़ गया एक तरीके से। तो हम वनरेबल हैं उस पोजीशन में कि हम क्या करें, हमारा टीचर है समथिंग। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, वीमेंस इन जनरल भी बोला जाता है, वीमेंस इन जनरल, क्योंकि अगर वो शादी हो चुकी है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगी कि या नहीं करेगी, ये उसका हस्बैंड डिसाइड कर रहा होता है। करना है या नहीं करना है, दोनों चीज़ों में उसका हस्बैंड डिसाइड कर रहा होता है, वो नहीं कर रही होती एक तरीके से। तो उसको इसलिए वनरेबल बोला जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो है ही, उसके अंदर ज़्यादा रिस्क हो रहा होता है। और फिर और बोला जाता है जैसे कि प्रिजनर्स है, जेल वाले जो हैं, वो क्या करेंगे इस तरीके से। तो और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे। तो इन और भी बहुत लोग होते हैं जिनको वनरेबल बोला जाता है एक तरीके से। और इन पे अगर तुम्हारी स्टडी कुछ ऐसी है जो इन लोगों को इन्वॉल्व करती है, तो उन्हें और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो किस कंडीशन में ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं, बता दिया। कम्युनिटी वाला कंसेंट बना है। रिकंसेंट में क्या होता है, स्टडी करते करते, वैसे तुमको मैंने पहले बताया था कि पहले तो एक तो लॉक हो गया कि साइनोप्सिस में लिखा है वही होगा, लेकिन स्टडी करते करते पता चला कि कुछ उसमें चेंज आ गया। मान लिया कि ड्यूरेशन में चेंज आ गया, कि तुम लोग 12 महीने में कुछ करने वाले थे, पता चला कि वो 8 ही महीने में करना है एक तरीके से, या फिर स्टडी ड्यूरेशन बढ़ गया, या उसमें कुछ भी चेंज आ गया, एनी चेंज उसमें आएगा। तो जो तुमने पहली बार जिस बंदे से कंसेंट लिया था, जिसको बताया या एसेंट लिया था, उससे साइन करवाया था, 50 लोग एनरोल कर दिए थे तुमने अपनी स्टडी के अंदर, अब उस स्टडी में कोई ना कोई चेंज आ गया है, कुछ भी चेंज आएगा, तो उन 50 के 50 बंदों से दोबारा परमिशन मांगी जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो वही है रिकंसेंट या असेंट, किसी भी तरीके से बच्चे हैं या वो हैं, उनसे दोबारा पूछा जाएगा कि भाई करना है कि नहीं करना, एनीथिंग, भले शॉर्ट करना है भले लॉन्ग करना है, दोनों ही, कुछ भी चेंज आ रहा है, माइनर से माइनर चेंज आ रहा है, तो उन सबसे पूछना पड़ता है। और किस कंडीशन में नहीं कंसेंट लेने की जरूरत, आई डोंट नो, मतलब इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए। मेरे ख्याल से मेंटली रिटार्डेड जो हैं उनका कोई और होगा लेने वाला एक तरीके से समथिंग, या और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अपने केस में मुझे प्रैक्टिकली मुझे मिला नहीं अपने केस में कौन सा ऐसा था जहाँ पे कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, मेनली है ही। जनरल ब्रॉडग्राउंड में कुछ कोई और एग्जाम्पल मिले तो देखूंगी मैं, वरना ऑलमोस्ट सब जगह है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो रिसर्चर्स, ये जनरल बात है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरल से, इसमें टर्म से कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एथिकल अप्रूवल, जैसे कि बोला जाए कि रिसर्चर शुड ओनली यूज द ethical committee approved version of the consent form including its local translation and all the amendments should also be strictly followed। ये ऑलमोस्ट जो इसमें लिखा हुआ है, तुमको मैंने कहीं कभी ना कभी कुछ बताया है इसके बारे में। जैसे इसमें ये कि जो पार्टिसिपेंट लिस्ट मैंने इंफॉर्मेशन शीट बनाई थी, वो इंग्लिश में नहीं बनानी है, वो उस लैंग्वेज में बतानी है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। और अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसको बताओ उसकी लैंग्वेज में, इजी वर्डिंग्स में ताकि उसको, और उससे बोला हाँ या ना है, हाँ थंब इंप्रेशन भी लिया जाता है,
अगर साइन नहीं कर सकता तो थंब इम्प्रेशन दे, उसे समझ तो है ही। ऐसे ही बच्चों के केस में बच्चों को भी बड़े इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, तो उनकी भी वो हाँ या ना बोलने लायक होते हैं, उनको इतनी समझ है। अगर उसको समझाया, इतने बिल्कुल ही छोटा तो बात ही अलग है, वरना इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म किया जाता है। आगे की जो वर्डिंग्स है ईजी सी हैं, ये पढ़ लेना इसके अंदर। फिर है या उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से। एक और पॉइंट जिसे लास्ट में होता है, रिसर्चर मस्ट एश्योर prospective participants that their decision whether or not to participate in the research will not affect their rights, the patient-clinician relationship or any other benefits in which they are entitled। आपका पेशेंट है, उसने बोल दिया कि भाई मैं तो आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अगली बार से तुम उससे मुंह फुला के बैठ जाओ, उसको तुम्हें ठीक है मतलब किसी और से मेडिसिन ले ले, तुम उसको ये नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा एक इसमें कहीं लिखा होगा कि तुमने तो साल भर के लिए उससे कंसर्न मांग के और स्टडी कर ली उस पर, और साल बाद तुम्हारी होगी स्टडी खत्म। अब तुमने कोई डिजीज लेके चले थे, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट को तुम्हें कंटिन्यू करना ही करना है। ऐसा नहीं कि बोलिए बिस्तर उठाया और चल दिया। जो अगर जैसे कि आपने बोला कि एमडी कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं और जहाँ हम कॉलेज में बैठे हैं और वहाँ साल भर के लिए हमने पेशेंट इनरोल कर रखा था, और साल भर में और साल भर में हमारी एमडी खत्म हो गई थी, उस पेशेंट का क्या हो रहा है ये बताना पड़ता है। ऐसा ही नहीं होता आधे रास्ते से छोड़ के चले जाओ। वो तो तुम पे भरोसा करके तुमसे लेने बैठा है, एक्सपेरिमेंट भी करवाया, कितनी बड़ी अनएथिकल बात है एक तरीके से। तो उसका क्या होगा, कैसे करना है, उसकी स्टडी, उसका उस पर सही ट्रीटमेंट उस पर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है एथिकल जर्नल में। और ये पॉइंट्स उसमें आगे हैं, यहाँ क्लिक कर लो। Researchers should ensure that the participants can continue to send routine care even in the event of withdrawal of the participant। हाँ, ये बात कि भाई मान लिया कि भाई उसने पहले तो हाँ बोल दी, और वो 12 महीने की स्टडी थी, 2 महीने 3 महीने तुम्हारे साथ चला भी, और आधे रास्ते जाके बोलता है कि भाई मैं तो ड्रॉप आउट हो रहा हूँ, मतलब मैं तो स्टडी नहीं अपने आप पे करवाना चाहता। उसका पूरा राइट है किसी भी टाइम ना कहने का, और फिर उसको यही बात ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि उसके साथ छोड़ दो। तो ये बेसिक सी बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, एक बार रीड आउट करने वाली बातें हैं, इसमें समझाने वाला ज़्यादा है नहीं। आगे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज होती है, जैसे कि ऑल क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, हैंडेड एंड स्टोर्ड इन ए प्रॉपर वे। और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स प्रोविजन क्या है, जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसकी कहाँ से मिल रहा है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या, मतलब जो कागज पत्र जिस फॉर्म में भी मिल रहा है, कौन जैसे एक तो जैसे कि हम केस टेकिंग लिखते हैं वो है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, समथिंग उसके कोई जैसे कि हमने करवाया कि मे बी डीएनए टेस्ट वगैरह समथिंग, या स्पेसिमेन से कुछ और भी हैं, सीमेन का है या किसी तरीके से, तो जो भी रिपोर्ट्स किसी भी फॉर्म की रिपोर्ट्स हैं, कागज या कहीं से भी फॉर्मेट्स हैं, कुछ भी, उसको प्रॉपर संभाल के रखना। प्रॉपर संभालने का मतलब किसी को नहीं पता चलना चाहिए आपके अलावा, जो लोग स्टडी में इन्वॉल्व हैं उस पर्सन के अलावा, मतलब जो आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप रिसर्चर हो, कि ये कौन है, मतलब उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जो हम ज़्यादातर होमोपैथ्स के साथ ये है कि हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं, हमारे कागज होते हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब एक तरीके से क्लिनिक में आके हम उसको लॉक नहीं करके रखते एक तरीके से। तो वो बेसिक बात है कि क्लिनिक में किसको पड़ी है जी, कौन आके देख रहा है जी। इवन कि ये पॉइंट चेक करने के लिए जो एथिकल कमेटी होती है, जहाँ रिसर्च हो रही होती है, वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करने चले जाते हैं, और उनके कैबिन्स में घुस के या किसी तरीके से वो डेटा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कोई भी इनकी डेटा निकाल सकता है क्या, इस तरीके की जो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए। और फिर अगर वो निकाल पाए, उस रिसर्चर की रिसर्च कैंसिल कर देते हैं कि तुमने किसी तरीके से संभाल के नहीं रखा, ये तो कोई भी निकाल देगा, कोई भी पढ़ लेगा इस तरीके से। और उसके अंदर अगर है तो इसके साथ उसका नाम काट दो, किसी तरीके से छुपा लो, उसका नाम कट गया, उसकी आइडेंटिटी कट गई, और बाई चांस वो लीक हो गया तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से की वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके का जो है कि उसको उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्या किया जाए एक तरीके से, तो क्या कैसे कैसे संभाला जाए उसको। हाँ, जैसे कि बोला जाता है कि जो डेटा बना उस तरीके से, तो एनोनिमस रखना या एनोमनाइज करना या आइडेंटिफाइबल करना, मतलब ये क्या मतलब है इसका, जैसे कि एनोनिमस रखना, जैसे कि तुमने आइडेंटिफाई, मतलब जो तुमने पेशेंट्स लिए, मान लिया कि भाई 50 लोग थे,
50 का तुमने कोई नाम नोट ही नहीं किया। नाम क्या, तुमने जनरल भी उनकी कुछ नोट नहीं किया, मतलब ना तो तुमने नाम, ना एज, ना जेंडर, समथिंग कुछ भी नोट नहीं किया। अगर किसी तरीके का कोई डेटा है, ये अपने वाली लाइन में नहीं, जनरल रिसर्च की बात करें, अपनी लाइन के अंदर या किसी तरीके की कोई रिसर्च के अंदर अगर उस पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है तो वो एनोनिमस या अनआइडेंटिफाइड डेटा बोलते हैं उसे। और अगर वो डेटा है और उसको एनोनिमाइज कर दिया, जैसे क्या बोलूं कि उसका नाम काट दिया, लेकिन ये है कि भाई उसका एज, जेंडर और बाकी सब कुछ है, जैसे हमने बोलते हैं कि पेशेंट नंबर ए ऐसे करके, तो उसको कहते हैं एनोनिमाइज करना उसको। या आइडेंटिफेबल मतलब सब सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम भी है ये, तो उसको उसमें से कोई निकाला जा सकता है ऐसे करके। तो उसको ज्यादातर कोड लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करना होता है, एनोनिमाइज जो हम करते हैं उसको कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं कि पेशेंट नंबर ए कोड में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे 50 लोगों की लिस्ट बना दी, 50 लोगों की लिस्ट के अंदर अब जो हमने केस टेकिंग ली तो हमने सारा नाम, एज और सब नोट किया था। पेशेंट नेम रिया, एज 33, प्लेस और जेंडर लिख दिया। अब जब तुम उसको ये तो हमारा एक कागज जिसमें सारा डेटा सारा कुछ रखा, लेकिन जब उसकी लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के अंदर जो उसका नाम है उस नाम की जगह लिख दिया कि इसको तुमने नंबर दे दिया कि रिया को, या ये जो नाम है उसको लिख दिया 1 या एक रिया काट के एक तरीके से जो नई लिस्ट बनती है उसमें एज नंबर, एज 33, फीमेल, ये यहाँ से थी। तो अब जो तुमने कोड में कन्वर्ट कर दिया उसे कहते हैं कोडिंग करना एक तरीके से। अब वहां से जब तक ये ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, इन दोनों लिस्ट को चेक नहीं किया जाएगा आपस में, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कौन थे। इस तरीके से उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। वनरेबल पॉपुलेशन जो सुन सुन के थक गए क्या क्या है। ये उस लिस्ट के बारे में लिखा है कि भाई उनके साथ क्या करना है, उनको डिसएडवांटेज क्या होता है, वो इनकेपेबल होते हैं, इनको होती क्या है वनरेबल पॉपुलेशन, डेफिनेशन के बारे में जिसमें बात हुई है। और ये उसके बारे में है कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, रिफ्यूजीज है, माइग्रेंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं, ये उसकी लिस्ट है एक तरीके से, उनके साथ क्या क्या मतलब ये होती है। तो डेफिनेशन वनरेबल पॉपुलेशन क्या है एक तरीके से, और उनके साथ करना क्या हो तो उन्हें बता दिया जनरल डेफिनेशंस के बारे में। वुमेन इन स्पेशल सिचुएशंस ये उसकी है कि भाई जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या उस पर रिसर्च होनी चाहिए, या फिर जैसे कि जब तुमने उसको एनरोल किया था 50 लोगों को, उसमें से 10 लेडीज थी उनका एज ग्रुप 20 से मे बी कोई भी था, 20 से 30 था, समथिंग 20 से 45 था। अब उसके अंदर जब तुमने एनरोल किया था तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी ही अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तब उसके साथ क्या करना है। क्या उसको स्टडी से निकाल दोगे या उसको अंदर स्टडी के अंदर रखोगे, दोनों ही कंडीशन में क्या करोगे ये पहले डिसाइड करना होता है, मतलब पहले ही ये रिटर्न होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये प्रोसीजर है उसको करने का। इस तरीके से जैसे कि बोला कि भाई जैसे एलर्जी राइनाइटिस का केस है, बेबी लोग तब नहीं थे जब प्रेग्नेंट हो गई, अब तुम मेडिसिन दे रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो तो उससे बच्चे पे इफेक्ट आ सकता है, क्या उसको ड्रॉप करना है, उसको छोड़ना है, इस तरीके के बहुत है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक स्टडीज वगैरह है, मतलब ये जनरल सी बात है क्या सिचुएशन है इसके अंदर, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और जो समझाने वाली बात है वही समझा रही हूँ। चल बच्चों के साथ क्या है ऑलमोस्ट मैं बता दी मैंने पॉइंट्स। Clinical evaluation of a new homeopathic drug in children could only be carried out after the phase 3rd clinical trials in adults. It can be conducted earlier only in the case of existing homeopathic medicine or IHP that has been therapeutic and preventive value in primary disease of the children. ठीक है, क्या बोला कि भाई जो हम 3rd फेज होता है जब हो चुका है और अडल्ट पे कोई मेडिसिन, अगर कोई नई मेडिसिन आई है और अडल्ट पे कंफर्म हो चुकी है, ठीक ठाक है, उसके बाद ही वो बच्चों पे आएगी, पहले नहीं आएगी। तो अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है सीधा बच्चों पे नहीं हो रहा होगा अगर कोई नई मेडिसिन वाला है समथिंग इस तरह की। तो ये जनरल इसके पॉइंट्स है, जैसे कि रिसर्च सेटिंग शुड बी एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बेसिक सी बात है ये है। ये कौन कौन सी इसके लिंक्स दे रखे हैं, 2013 वाला ये है, लेटेस्ट यही चल रहे हैं, 2017 का जो नया एडिशन आ गया ये भी 2017 का है एक तरीके से। ये भी है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसकी पीडीएफ नहीं है, ये बुक है जो तुमको बताई थी मैंने।
ये बेसिक खोल के, मतलब ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं हर एक, ये कम से कम ये 5-6 जो हैं, ये कम से कम ये, और बहुत सारे जो तुम बताए थे वो नहीं, लेकिन कम से कम ये 5-6 खोल के पेज बाय पेज तुम्हें देखने हैं कि एटलीस्ट इसमें लिखा क्या है। तुम फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें बताओ कि ये है क्या। तो ये लिंक्स उसमें देख लेना पीडीएफ फॉर्म में फ्री में। उसमें से एक ये है जो ये एथिकल कमेटी 2017 वाला, आई थिंक ये, उसमें क्या कंटेंट है उसके बारे में बताया गया है इसका। और दूसरा ये वाला जो पॉलिटिकल जो बुक है, इसके क्या कंटेंट है इसमें ये बताया है। ठीक है, उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, लास्ट जो पॉइंट है इसका CTRI, 5 मिनट की और है। CTRI क्या है? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से क्या है, पूरा बताने से अच्छा तो वही बता देती हूँ कि ये एक तरीके से समझ लो एक जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं उसका एक एनसाइक्लोपीडिया ही है। सारे रजिस्टर मतलब तरीके से जितने भी क्लिनिकल ट्रायल, स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल जो हो रहे हैं उसके, और भी होती हैं ऑब्जर्वेटरी स्टडीज और क्या क्या स्टडीज होती है इसमें कर सकते हैं रजिस्टर, वो भी है इसके अंदर। इसका फायदा क्या? ये एक वेबसाइट बना दी, इस पे जाके अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद ये कैसे, आगे इसमें स्लाइड्स में कुछ होगा, अकाउंट बना के वहां जाके सिर्फ ये कुछ उन्होंने हेडिंग्स दे रखी हैं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भर दो कि ये इन्फॉर्मेशन है और तुम सामने वाले को बता देते हो कि मैं ये स्टडी कर रहा हूँ। और ये रजिस्टर कब होता है? जब तक तुमने पहला पेशेंट लिया उससे पहले, मतलब जब तक तुम्हारा डेटा कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है उससे जस्ट पहले तक। पहला पार्टिसिपेंट भी अगर तुमने ले लिया तो ये इस पर रजिस्टर नहीं कर सकते। पहली बात तो जब तुम स्टार्ट कर रहे हो प्री, जो क्लियर बताया था तुम्हें प्री उसमें स्टडी के अंदर, वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब जब तुम प्रपोजल ही बना रहे हो और तुमको एथिकल कमेटी से परमिशन मिल चुकी है और एथिकल कमेटी के बाद अब तुम कंडक्ट करने वाले थे या बजट मिल गया जो भी था, अब तुम CTRI पे रजिस्टर कर लेते हो और उसके बाद जाके रिसर्च कंडक्ट करते हो। तो अभी जैसे तुम्हारे पास साइनॉप्सिस हुआ है, इस पॉइंट में तुम अगर अपनी सारी MD थीसिस इसमें रजिस्टर होती है इसके अंदर। और इसको रजिस्टर करने का फायदा ये कि जब इसमें रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद में तुमने स्टडी कर ली और उसके बाद तुम अपने रिजल्ट्स भी साल बाद 2 साल बाद जब भी आते इसमें बाद में रिजल्ट्स भी डाल दो। दुनिया को बता रहे हो कि मैं ये रिसर्च कर रही थी और रिसर्च हो चुकी है, अब दुनिया को रिजल्ट बता रहे हो। इसका फायदा ये, एक तो तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है कि भाई तुमने अपने बारे में डिस्क्लोज किया, इसका मतलब तुम्हारी इंटेंशन सही थी, तुम गलत काम नहीं कर रहे थे, वो ढंग का ही कर रहे होगे तो ही बता रहे हो। दूसरा, तुम्हारी स्टडी का डेटा यहाँ चला गया, कल को किसी और ने देखना है, सर्च करना है, वो यहाँ जाके देखेगा। तो ये एक तरीके से रजिस्टर करने वालों को रजिस्टर करने से तो फायदा है ही, और रजिस्टर करने से फायदा ये कि जब तुम पब्लिकेशन करने में भी चाहते हो तो ये लोग तुम्हें एक नंबर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हें एक तरीके का नंबर मिला जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, एक नंबर मिलता है। उससे पता चलता है कि ये सर्टिफाइड, मतलब ये यहाँ पे सर्टिफिकेशन है। नहीं, तुम उससे बात करो, दोबारा करो, उसके अंदर तुम एप्लीकेशन डालो उसके अंदर और प्रोसेस में पूछो उसके अंदर, मे बी कोई लूप होल निकल आए। वरना जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट आने से पहले ओह गॉड, अच्छा मैं स्क्रीन कर देती हूँ, एक सेकेंड। मैं ये कह रही थी कि CTRI के अंदर जो रजिस्टर करते हैं वो फर्स्ट पार्टिसिपेंट से पहले करते हैं, लेकिन मे बी होम्योपैथी के अंदर जो भी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, मे बी कोई लूप होल हो और तुम अभी करना चाहो तो हो जाए। लेकिन इस टाइम रजिस्टर कराने का बहुत, मतलब अगर हो जाए किसी प्रोसेस से तो बहुत फायदा है। कल को तुमको पब्लिकेशन करना बहुत ईजी होता है, मतलब पब्लिकेशन होती ही उनकी एक्चुअली कि ढंग के जर्नल्स में, वरना होती ही नहीं है। ये रूल है कि भाई किस चीज का, कुछ नहीं, वेबसाइट है ये दिखाना, ये तुमको नेक्स्ट प्रोसेस में यही दिखाना था मैंने तुमको। हाँ या हाँ बिल्कुल इसी के ऊपर है। और ये तुमको मैं इसमें डाल देती हूँ उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री क्या कहाँ है, तुमको दिखने लगा क्या? हाँ, रजिस्ट्री क्या है ये, ठीक है। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्टडी कौन कौन सी, इसमें किस टाइप की स्टडी रजिस्टर,
कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ इतना चाहिए होता है कि एथिकल कमेटी का जो अप्रूवल लेटर होता है तुम्हारे पास में, बस वो कॉलेज से ले लो, ठीक है। उसका वो बना के देंगे तुमको CTRM में क्या रजिस्टर करना है, कॉलेज से लो उसको, ठीक है। तो ये कौन कौन सी टाइप की स्टडीज रजिस्टर होती हैं इसके अंदर, और ये और क्या क्या पूछते हैं वो ये है इसके अंदर कि वो लोग क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बारी में नहीं भरनी, मतलब एक बार तुमने वो अकाउंट खोल लिया और ये वेबसाइट खोल ली तो तुमको सारे सेक्शन एक बारी में ही भरने हैं, ऐसा नहीं होता। तुम भर लो और जब सबमिट कर लो, कोई एक बारी में कर लो, 2 बारी में कर लो, जैसे भी कर लो, सारे सेक्शन कंप्लीट करके सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में वो लोग बाय मेल कांटेक्ट करते हैं, और उस स्टडी के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब उन सबका नाम होता है, जैसे कि जो तुम हो, तुम्हारा हेड है, या जो भी मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है या समथिंग, सबको मिल जाता है कि क्या लोग सच में ये स्टडी हो रही है एक तरीके से। तो बस जस्ट कंफर्म करते हैं वो कि सच में ये कोई फेक वगैरह तो नहीं है ना एक तरीके से। तो इस तरीके से बस वो जस्ट कंफर्म करते हैं। उसके बाद जब ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो इजीली बस कहते हैं कि ओके सबमिटेड और 1 नंबर भेज देते हैं। इतना ही काम है, सब ऑनलाइन हो रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा था इसके अंदर, कहीं ना जाना ना आना ना कुछ करना। और जब स्टार्टिंग में कर लो, और सारे MD वालों के तो मस्ट है ऐसे करके कि भाई नहीं, देखो उसमें जब ये सेक्शंस पढ़ोगे ना तुम इसके अंदर सारे के सारे, और तब पता चलेगा कि भाई जब उसके बाद एनालिसिस डालोगे उसमें तुम डेट आगे पीछे कर दोगे, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है, अनएथिकल वाली बात है। डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, ये देखो डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, ये लिखा हुआ डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, टाइप ऑफ द स्टडी, डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट, दिख रहा है ये रहा। ये 1 2 3 4 5 6 नीचे से 6ठा पॉइंट है ये वाला। तो जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि भाई इसमें घपले वाला काम नहीं होता एक तरीके से। चलो फिर नेटवर्क कह रहा है, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, बाकी आज के लिए इतना ही।